हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका सेंट जोसेफ स्कूल बड़लगंज आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, तो जितना भी वीडियो भेजा जाता है आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से नोट करके समझने का प्रयास कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समास पढ़ा था और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। तो आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण की कक्षा 9 के शब्द निर्माण प्रकरण है उपसर्ग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो शब्दों का निर्माण होता है वो कई तरीकों से होता है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शब्दों से मिलकर हमारे पास शब्द निर्माण मिलते हैं, शब्दों के निर्माण होते हैं। तो आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्दांश होते हैं जिनको किसी शब्द के पहले आरंभ में जोड़ दिया जाता है और उनसे नया शब्द बन जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी में हम ईमान, ईमान संज्ञा शब्द है। ईमान के आरंभ में अगर हम बे शब्दांश जोड़ देंगे तो बन जाएगा बेईमान। देखिए, ईमान, ईमान क्या है? एक तरह का संज्ञा शब्द है। ईमान संज्ञा शब्द है और इसमें जब हम बे उपसर्ग जोड़ देंगे, बे उपसर्ग, तो ईमान का अर्थ अलग हुआ और बे उपसर्ग है। और इस तरह से जब हम उपसर्ग जोड़ देंगे संज्ञा में तो बन जाएगा बेईमान। तो ये हमारा नया शब्द हो जाएगा, नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह अंत में अगर हम दार शब्दांश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? समझदार, समझ प्लस दार, समझदार। अगर समझ है उसमें हम दार प्रत्यय लगा देंगे तो ये विशेषण बन जाएगा समझदार। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्दों से शब्द निर्माण हो सकते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा देखिए कि भाषा के ऐसे लघुत्तम सार्थक खंड या रूप जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब इसको आप साधारण अर्थ में देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को हम शब्दांश भी कहते हैं और उपसर्ग का अर्थ भी होता है। ठीक है बच्चों। तो जब कोई मूल शब्द है उसके आरंभ में हम उपसर्ग लगा देंगे, शब्दांश लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा और उस शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। सबसे पहले स्रोत के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द बनते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होता है? तत्सम मीन संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के उपसर्ग आते हैं उनको जब हम शब्दों पे जोड़ेंगे तो ये संस्कृत के उपसर्ग हो जाएंगे। और तद्भव मीन्स हिंदी, हिंदी के उपसर्ग
देशज मीन्स जो अपने आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। देशज, देशज में जैसे लोटा हो गया, लोटा जानते हैं बहुत सारे लोग, पुराने ज़माने में लोग लोटे में ही पानी पीते थे। लोटा है, डिबिया है, लालटेन है, जो पुराने समय में हमारे आसपास की जो बोलियां हैं, हमारे आसपास के क्षेत्रों की, उसी को हम देशज कहते हैं। और विदेशज क्या है? मतलब विदेशी भाषाएं, जो भाषाएं विदेशों से आई है और इसे हमारी हिंदी भाषा ने अपना लिया है, तो इसे विदेशज कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग आएंगे, अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग आएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ बताया गया बे, तो ये बे जो उपसर्ग है ये उर्दू के उपसर्ग हैं। ईमान, बे ईमान। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के शब्दों के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, एवं शब्द का अर्थ होता है समान। यहाँ देखिए, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। तत्सम, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। विदेशज को हम लोग आगत भी कहते हैं। विदेशज को आगत भी कहते हैं। मतलब विदेशज मतलब विदेशज, विदेशों से आई हुई भाषा, और आगत मतलब आना। ठीक है, तो तत्सम हिंदी के उपसर्ग होंगे, तत्सम संस्कृत के उपसर्ग होंगे, तद्भव हिंदी के उपसर्ग होंगे, और देशज जो अपने आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है वो देशज होगी। और विदेशज और आगत का मतलब कि जो भाषाएं विदेशों से या बाहर से आई हैं और हिंदी भाषा ने इसे अपना लिया है। तत्सम उपसर्ग में देखिए अति आ जाएगा, और अधिक शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अति का अर्थ क्या होता है? जो उपसर्ग होते हैं इसको शब्दांश कहते हैं और इनके अर्थ भी होते हैं। तो अति उपसर्ग है और वो भी तत्सम है, तो इसका अर्थ होगा अधिक। उदाहरण देखिए, लिखा है शब्द, मूल शब्द लिखा है अंत, इसके पहले हम अगर अति उपसर्ग लगा दिए तो बन जाएगा अत्यंत। अति प्लस अंत, अत्यंत। इसी तरह अधि, ये भी तत्सम है, तत्सम का उपसर्ग है। अधि का ऊपर होगा और श्रेष्ठ होगा। क्या अर्थ? इसमें हम लगा देंगे कार लिखा है तो उपसर्ग लगा देंगे अधिकार, तो अर्थ इसका बदल जाएगा। अनु उपसर्ग है, अनु का अर्थ होता है पीछे। मतलब भव लिखा है तो इसमें हम लगा देंगे अनुभव, अनु प्लस भव, तो अनुभव का अर्थ बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे तत्सम उपसर्ग हो गए। और अब हम आगे देखेंगे तद्भव उपसर्ग। तद्भव में क्या होता है? तद्भव उपसर्ग संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इन्हीं से तद्भव उपसर्ग उत्पन्न हुए हैं, मतलब हिंदी के। आप साधारण शब्दों में यह समझिए कि तत्सम को संस्कृत बोलेंगे और तद्भव को हिंदी।
जैसे तत्सम में जितने भी आपको कठिन, एक ट्रिक है, जितने भी आपको कठिन वर्ड या शब्द दिखे आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है। जैसे तत्सम में होता है क्षेत्र, क्षेत्र, तो ये छ और ये त्र, ये दोनों पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो ये क्षेत्र लिखा है, ये तत्सम शब्द है और इसको जब हम तद्भव में बदलेंगे तो ये छ जो है ख में बदल जाएगा, त्र जो है त में, तो हो जाएगा खेत, क्षेत्र का खेत हो जाएगा। इसी तरह देखिए तद्भव उपसर्ग में अ है और अ का अर्थ होता है अभाव, मतलब छूत लिखा है, इसके पहले हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अछूत। अध लगा देंगे, अध का अर्थ होता है आधा, और जला के पहले हम अध उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अध जला। इसी तरह विदेशी उपसर्ग देखिए, आगत या विदेशी, जैसे ब प्लस दौलत, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। अरबी फारसी तुर्की भाषाओं के उपसर्ग हैं जो हिंदी में आए हैं और हिंदी ने इसे अपनाया है। ब प्लस दौलत मिलकर बना ब दौलत। बा आता है उपसर्ग, इसका भी अर्थ होता है साथ। तो कायदा में जब हम बा उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा बा कायदा, बा अदब। बे भी आता है, बे का मतलब बिना, बे अदब, बे रहम, बे गुनाह। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसी तरह से खुश, खुश भी उर्दू के ही उपसर्ग हैं। खुश प्लस मिजाज मिलाकर बन जाएगा खुश मिजाज। कम है तो हम बोल देंगे कम वक्त, कम प्लस वक्त मिलकर बना कम वक्त। गैर, गैर प्लस हाजिर मिलकर बना गैर हाजिर। तो समझ में आ गया बच्चों। इस वीडियो को देखिए और उपसर्ग को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रत्यय को लेकर आएंगे और प्रत्यय को समझेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश ही कहलाते हैं। उपसर्ग मूल शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। सब उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है कि उपसर्ग के अर्थ होते हैं और प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। उपसर्ग के अर्थ होते हैं और प्रत्यय के अर्थ नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अब बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।